ओके चलो, दिस कुड बी वन वैलिड पॉइंट कि शिया सुन्नी में कंफ्यूजन लगती है। उसके अलावा कि मुस्लिम लॉ ओवरऑल ही हम बोल रहे हैं कि समझ ही नहीं आता है या कुछ ऐसा। देखो मुस्लिम लॉ ना, मतलब बहुत इजी है, लेकिन अगेन जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप सबके पास तो आप सबने प्री की क्लासेस भी लगाई थी और आप सबके पास प्री के लेक्चर्स का एक्सेस भी है ना। तो जब भी उस तरीके से करोगे ना जो उस टाइम पर मैंने कराया था आपको, तो वो एक बड़े सीक्वेंस में कराया था कि अगर सपोज हमें इस टॉपिक को पढ़ना है तो उसके किन किन सब उसके सब टॉपिक्स को पढ़ना है बेसिकली। अगर वो चीज आप क्लिक कर लोगे ना, तो मुस्लिम लॉ छोड़ के कोई भी अगर हमारा टॉपिक है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, वो हम बहुत इजीली टैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे डावर का ही हम पहला क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। तो अब डावर तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। डाबर में मान के चलो कि 8 चीजें आती हैं, 8 चीजें हम कवर कर सकते हैं, 7 चीजें कवर कर सकते हैं, 7 हेडिंग्स हम कवर कर सकते हैं। अगर हम उसको वेगली पढ़ेंगे कि आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया, आज ऐसे कर लिया, आज वैसे कर लिया, तो हमें कभी भी वो 7 चीजें याद आएंगी ही नहीं। बट अगर हमें याद होगा कि वो 7 चीजें क्या हैं, तो हमें सिर्फ हेडिंग ही याद करने की जरूरत है, उसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलो अभी डावर का देखते हैं, 1 मिनट। डावर का था क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ डावर अंडर मुस्लिम लॉ। तो सबसे पहला तो इसका यही आ जाएगा, मीनिंग क्या होता है डावर। बताओ क्या होता है मीनिंग डावर का, व्हाट इज मेंट बाय डावर। Money or other property promised by husband to pay to the wife at the time of marriage. बिल्कुल, ये होगी हमारी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। या फिर एक जैसे अनवर अली या अमीर अली की डेफिनेशन थी कि इट इज अ कंसिडरेशन विच इज पेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, है ना। लेकिन एक डेफिनेशन जो है हमारी, वो अब्दुल रहीम की डेफिनेशन है, जो कि मेरे को खासकर बहुत अच्छी लगती है। मैं वो आपको लिखवाना भी चाहूंगा कि ये वाली लिख भी लेना कि ये डेफिनेशन है क्या। ये डेफिनेशन, डावर इज नॉट अ कंसिडरेशन, लिख लो। Dower is not a consideration processing from the husband for the contract of marriage, but it is an obligation imposed by the law on the husband अच्छा, इम्पोज्ड बाय द लॉ ऑन द हस्बैंड, तो कौन से लॉ ने इम्पोज करी है डावर की जो ऑब्लिगेशन है। Personal law. पर्सनल लॉ। और पर्सनल लॉ में क्या क्या Muslim मानते हैं वो, law. कुरान शरीफ, हाँ. है ना। ठीक है, तो बाय द लॉ ऑन द हस्बैंड as a mark of respect, as a mark of respect for the wife, as is evident from the fact that नॉन स्पेसिफिकेशन ऑफ डावर, अगर डावर स्पेसिफाई नहीं करी एक मैरिज में, नॉन स्पेसिफिकेशन ऑफ डावर, तो क्या जो मैरिज है वो नल वॉइड हो जाती है। No. तो फिर नो सर। कोई Valid. वैलिडिटी पे फर्क होता है, No. कोई फर्क नहीं होता। एग्जैक्टली यही है, एज द नॉन स्पेसिफिकेशन ऑफ डावर does not affect the validity of marriage। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद अगर हम चलें तो जो हमारा हमारी डावर है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी डावर के। एक तो वही था mark of respect. बिल्कुल, पहला तो हो गया जो हमने लिखा, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। और एक था कि वो हस्बैंड को जो अनरूली पार दी हुई है डिवोर्स की, वो उसको थोड़ा सोच समझ के यूज करे. बिल्कुल, टू चेक ऑन द आर्बिट्ररी एंड capricious use of power of
डाइवोर्स बाय whom? बाय द हस्बैंड, हस्बैंड। और तीसरा वो वाइफ के सब्सिस्टेंस के लिए एक सोर्स सबसिस्टेंस प्रोवाइड के लिए, करना। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे। सबसिस्टेंस ऑफ वाइफ, ठीक बात है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम टाइप्स क्या होती हैं डावर की। हमने करा था ये टाइप्स क्या क्या होती हैं, आपको मैंने इसका एक चार्ट भी बनवाया था जो कि संदीप ने बहुत अच्छे से बनाया भी था। हाँ, I've अभी also made the chart जो आपने प्री के टाइम पे लिखवाया हुआ है ना, बिल्कुल as it वो is. एज इट इज बना दो चार्ट, आपको नंबर 100% मिलेंगे, नंबर 100% मिलेंगे। तो बताओ क्या क्या होते हैं डावर के टाइप्स। Customary आप ही dower and specified dower. चलो, पहले आ गया कस्टमरी डावर और फिर आ गया Specified dower. स्पेसिफाइड डावर। कस्टमरी को क्या कहते हैं हम? मेहर मिसल. मेहर ए मिसल। मिसल क्यों कहते हैं इसको मेहर ए मिसल? क्योंकि मिसल का मतलब मिसाल कॉप। देना किसी की, वो हम्म? आपने बोला था मिसाल देते हैं अगर हम किसी चीज की। नहीं 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 नहीं, मिसाल नहीं देते। मिसल का मतलब होता है, मिसल एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है कॉपी, कॉपी करना। कॉपी करना, है ना। और कस्टमरी डावर भी कैसे सर्टेन होती है? कॉपी किया हुआ है. कॉपी करके। और कॉपी कैसे करते हैं? तो जैसे कि मदर को कितना मिला था या उसकी दादी को कितना मिला। बिल्कुल, उसके फीमेल रिलेटिव्स को कितना मिला था उनसे कॉपी करके, उसकी खूबसूरती कितनी है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब चीजों से, राइट। स्पेसिफाइड डावर को क्या कहते हैं? मेहर मुसम्मा. मेहर ए मुसम्मा। गीतू क्यों कहते हैं इसको मेहर मुसम्मा? तो हिमानी म्यूट कर लो प्लीज। हाँ जी, क्यों याद कराया था मैंने इसको मेहर मुसम्मा? तो वो अम्मा के नाम से। योर मदर स्पेसिफाइड इट, अम्मा। योर मदर स्पेसिफाइड इट। इनको ऐसे ही याद रखो भाई, हंस रहे हो अभी तुम मनी मन में, सर क्या पढ़ाई जा रहे हैं। ऐसे ही होएगा, ऐसे ही। चलो, इसके बाद Then स्पेसिफाइड डावर की भी दो prompt टाइप्स हैं, dower and defer dower. प्रॉम्प्ट डावर एंड डेफर्ड डावर। क्या क्या कहते हैं इनको? Prompt is मेहर मरज्जल. मेहर ए मरजल, बिल्कुल। और दूसरा है मेहर मुवज्जल. मेहर ए मुअज्जल, ठीक है। ये इस चीज से याद किया था हमने। हाँ जी बोलो। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या क्या होता है स्पेसिफाइड, मतलब उसी टाइम पर स्पेसिफाई कर देंगे हम। स्पेसिफाई किस टाइम पर करेंगे? स्पेसिफाई किस टाइम पे करेंगे? एट द टाइम ऑफ At मैरिज the time of marriage. एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिल्कुल। प्रॉम्प्ट होती है, प्रॉम्प्ट कौन सी होती है? पेबल एट द टाइम। People at the time of डिमांड, marriage. इमीडिएटली सर। जो आपने बच्चे वाले प्रॉम्प्ट, एग्जांपल दी थी उसमें, बच्चे ने फोन मांगा लेफ्ट कार्ड। प्रॉम्प्ट एक्चुअली पेबल इमीडिएटली नहीं कहते, प्रॉम्प्ट होते हैं पेबल एट डिमांड, कि जब डिमांड करेगी तब देनी है, चाहे वो मैरिज पे हो, मैरिज के बाद ऑन कभी भी हो डिमांड सकती है। क्या कह रहे हो संदीप? कि पेबल ऑन डिमांड होती है सर हाँ आपके जी, यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। पेबल ऑन डिमांड, वो डिमांड कभी भी कर सकती है, ड्यूरिंग मैरिज कर सकती है, मैरिज के बाद कर सकती है, कभी भी कर सकती है बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें चलते हैं कि सबसे पहले रेमेडीज क्या हैं उसकी ऑन नॉन पेमेंट। तो क्या क्या रेमेडीज होती हैं उसकी ऑन नॉन पेमेंट? Refusal to cohabit if marriage is not consummated. रिफ्यूजल टू कोहैबिट, बिल्कुल सही। इफ मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड। दूसरा, Right to recover dower as a debt from the heirs of husband and the husband. बिल्कुल, राइट और टू रिकवर डावर। heirs का भी उतना जितना उनके हिस्से में आएगा. बिल्कुल, अरे वाह, आपने तो आज फुल पढ़ाई करके आए हो। फ्रॉम हस्बैंड, है ना, फ्रॉम एयर्स। और एयर्स की क्या पर्सनल वो है इनकी लाइबिलिटी? नो पर्सनल Liable लाइबिलिटी। only up to the part inherited by them. नो पर्सनल लाइबिलिटी। और तीसरा, Right to retain possession. बिल्कुल, राइट ऑफ लियन।
राइट ऑफ लियन। अब इसके बाद जो है वो इसमें एक चीज और आ जाएगी। तो कहाँ था वो कि बेसिकली मेरे को उसकी हेडिंग नहीं याद आ रही, बट मैं वैसे ही बता देता हूँ कि नेचर ऑफ डावर डेट। प्रोबेबली हाँ नेचर ऑफ डावर डेट ही होगा कि वो जब रिकवर करने बेसिकली हाँ कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है अनसिक्योर्ड अगर हस्बैंड, क्रेडिटर। हाँ जी हस्बैंड अगर मर जाता है तो अब क्या क्या राइट्स हैं उसके, मतलब किस तरीके से वो किस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में वो उस राइट को क्लेम कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, नेचर ऑफ डावर डेट ही आएगा। नेचर ऑफ डावर डेट। तो पहली बात तो क्रेडिटर है वो एक, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। Yes, sir. तो वाइफ इज अ क्रेडिटर, सबसे पहली चीज। दूसरी, क्रेडिटर भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सिक्योर्ड Secured अनसिक्योर्ड। and unsecured. और क्या वो सिक्योर्ड है या क्या वो अनसिक्योर्ड है? अनसिक्योर्ड। Unsecured. तो सिक्योर्ड वाले उससे ऊपर होंगे, तो ठीक है। सो बिकॉज शी इज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब देखो इस बात को मैं फर्स्ट लाइन में भी लिख सकता था कि शी वाइफ इज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, लेकिन अगर मैं उसको वैसे ही लिख देता तो हमारे दो पॉइंट्स कैसे बनते? हमको लेंथ भी तो बनानी है ना थोड़ी सी आंसर की। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है बस यहाँ पर, और कुछ नहीं। तो बिकॉज शी इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, शी इज बिलो इन प्रेफरेंस टू देम। अब तीसरा, हमने बोला कि बिकॉज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है तो उनमें उसको प्रेफरेंस नहीं मिलती, तो क्या उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में प्रेफरेंस मिलेगी? यस। अनसिक्योर्ड में और एयर्स कोई? में नहीं, नहीं मिलेगी, सिर्फ एयर्स में प्रेफरेंस मिलेगी। यस, एयर्स में प्रेफरेंस मिलेगी, अनसिक्योर्ड में भी कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। शी विल नॉट गेट एनी प्रेफरेंस इन द लिस्ट ऑफ unsecured creditors also. But she will get preference over all the heirs. ठीक बात है। तो इससे हमारा काफी सारा कुछ कवर हो गया डावर के बारे में, एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बन गया हमारा, और बहुत लेंथ भी इसकी ठीक हो गई, एस्पेक्ट्स भी हमने ऑलमोस्ट सारे कवर करे। मीनिंग बताया हमने पहले इसमें, इसका मीनिंग क्या होता है, फिर हमने ऑब्जेक्टिव बताया, फिर हमने उसके टाइप्स बताया। अब इन टाइप्स को भी सिर्फ ऐसे बना के छोड़ नहीं देना है, जो जो मैंने बताया उसको एक्सप्लेन करना है हमने एक एक लाइन में। टेबल सिर्फ और सिर्फ उसको ये बताने के लिए होता है कि हमको ये सब आता है, और एक पेज पे हमने ये सब लिख दिया, एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन जरूर करना है सबको। एक्सप्लेन ईच टाइप इन वन लाइन। ठीक है। और उसके बाद हमने रेमेडीज और नॉन पेमेंट बताया, और उसके बाद हमने नेचर ऑफ डावर डेट बता दिया। So last में करना है एक बार। ये लो, एक इसमें मैंने और चीज लिखी हुई थी, एक मिनट लेट मी चेक के अगर वो रेलिवेंट है तो मैं लिखवाता हूँ कि रिलिंक्विशमेंट कैसे हो सकती है डावर की। रिलिंक्विशमेंट ऑफ डावर। तो पहली बात, ये तो बाय द वाइफ ही होगी इन ऑल केसेस, सिर्फ वाइफ है जो वही रिलिंक्विश करेगी। और वाइफ कैसे कैसे? एडल्ट होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और इन राइटिंग होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी रिलिंक्विशमेंट में आ जाएगी। I have a doubt. बोलो।
देखो, जब हमने ये टेबल्स वगैरह बनाए तो हम कहते हैं कि 20 मार्क्स का अगर आंसर है तो उसमें 4 पेजेस भरने हैं। तो ठीक है। जब हम इतना सारा कुछ लिख रहे हैं और हर चीज़ को एक-एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब मेरे से 4 पेजेस में भी बहुत मुश्किल से मैंने कंप्रेस करके लिखा है। देखो अगर इसके अंदर मैं नेचर भी लिखूँगी और ये रिलिंग्विशमेंट वाला पॉइंट भी डालूँगी, तो आई थिंक इट विल बी मोर देन दैट। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हमें पेजेस की कमी है या कुछ है, पर ऑल आई एम सेइंग इज़ कि हमारे पास टाइम तो उतना ही होता है ना, तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसमें? समझो इस चीज को। अब देखो, आपने पेजेस वाली बात करी, तो हमारा जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, राइट? तो मैंने क्या बोला है कि पर 10 मार्क हमें कितनी शीट्स भरनी है? तो 2 शीट्स भरनी है। तो यानी कि 200 नंबर के लिए कितनी शीट्स होगी? 200 नंबर के लिए कितनी होगी बताओ? 40। ठीक है। अगर हम 10 मार्क्स के लिए 2 शीटें भर रहे हैं, तभी हम 20 के लिए 4 भर रहे हैं, हाँ है ना? जी। तो अगर 200 नंबर का पेपर है तो हम 40 शीटें भरेंगे, राइट? और हमारी टोटल शीट्स पता है कितनी होती हैं? पता है आपको कितनी होती है मेंस में? हमारी टोटल शीट्स 52 होती हैं। तो आप सोचो, ये 12 शीट्स जो खाली रह गई ना, ये एक वही दे रही है। ये तो मैंने मिनिमम बोली थी, जो ये ये 40। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे दिस हम्म इज नॉट द प्रॉब्लम दैट वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू राइट, दैट इज नॉट द हम्म प्रॉब्लम, वी कैन राइट, हम्म वी रिमेंबर एवरीथिंग, वी कैन राइट। बट ऑल आई एम सेइंग इज अगर हम इतना ज़्यादा टाइम एक ही आंसर में लगा देंगे तो फिर बाकी सारा टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ मैं कंटेंट की बात नहीं कर रही। आता है हमें सब कुछ, लेकिन हम्म। इतना ज़्यादा टाइम अगर एक ही क्वेश्चन खा जाएगा तो फिर हम बाकी पूरा पेपर कंप्लीट कैसे होगा ना। अब देखो, अगेन यही बात है कि पेपर है तो 200 नंबर का ही है। अब आपने अगर एडीए वाला भी देखा था पेपर, अगर आपने मेंस का देखा हो, हरियाणा एडीए वाला, हाँ, तो उसमें वो भी उन्होंने पेपर क्या करा था, हर चीज़ का सब पार्ट बना दिया। मतलब कितना ज़्यादा लेंथ डाल रहे हैं तो पेपर कंप्लीट कैसे होगा? बिल्कुल। तो अब यही हमारी कला है, ये तो हमारी आंसर राइटिंग की स्पीड है। अब ये तो आंसर जवाब सिर्फ यही आ गया कि हमारी आंसर राइटिंग की स्पीड है ये तो। अब ये तो अगर हमारे पास कंटेंट भी है, हमको आता भी है, तो वो तो लिखना कैसे है वो, और हैंड राइटिंग भी मेंटेन करनी है, फिर हमको ऐसे कीड़ियां भी नहीं मारनी है, या फिर वो भी नहीं करना। तो अब ये तो हमारी आंसर राइटिंग की स्पीड है सिर्फ, इसीलिए जितने ज्यादा आंसर्स लिखेंगे उतनी ज्यादा स्पीड बनेगी। फिर आंसर्स में अगर थोड़ी सी राइटिंग मतलब विजिबल हो लेकिन इतनी क्लैरिटी से ना आए तो वो तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करता होगा ना, कंटेंट को देते होंगे प्रेफरेंस। देखो, मैंने यही चीज बोली है कि अगर हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है कि हम कीड़ियां मार देते हैं ना, जबकि अंदर ही अंदर लिखी जा रहे हैं, 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 कि वो मतलब मेरे को लिटरली कभी कभी आपकी कईयों की आंसर शीट्स पढ़ के ऐसा लगता है कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं हो रहा। मैं एंड में जाके बस उसको ऐसे टिक मार के आपको एवरेज या बिलो एवरेज मार्क्स देके खत्म कर देता हूँ। कंटेंट हो सकता है आपका बहुत अच्छा हो, ये मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ आपको। दूर क्यों जाना है? मैं अभी तो सिर्फ 5 6 बच्चे 7 बच्चों की आंसर शीट चेक करनी होती हैं। उसमें भी मेरे को ऐसा लगता है कि यार, एक आंसर शीट मैंने, वाह यार इतनी बढ़िया पढ़ी मैंने, अगली ही आंसर शीट में वही लाइंस मारी हुई हैं गंदी सी। कई लोगों को आदत है कि अंडरलाइन मैंने बोला कर दो, सारा पैराग्राफ अंडरलाइन कर देते हैं। तो फर्क क्या रहा उसमें? उल्टा और अनटाइडी हो गया वो। तो हैंडराइटिंग खराब होना मैटर नहीं करती, मैटर टाइडीनेस करती है हमारी। हम कितना उसकी आंखों के लिए प्लेजेंट बना सकते हैं वो चीज को, डिस्पाइट आर हैंडराइटिंग नॉट बीइंग दैट गुड। ठीक है। तो और बाकी हिमानी क्वेश्चन का आंसर यही है कि वो अगेन हमारी आंसर राइटिंग की स्पीड है, जो कि लिख लिख के ही आएगी। चाहे हम उसको इंग्लिश के या हिंदी के एसेज लिखें अपने, चाहे वो लॉ के आंसर्स लिखें, जैसे भी है। लेकिन सिर्फ आंसर राइटिंग की स्पीड है, वो हम कितनी जल्दी लिख रहे हैं और कितना जल्दी एक्चुअली हमारा ब्रेन भी प्रोसेस करता है कंटेंट को। क्योंकि अगर 10 मिनट के क्वेश्चन को हम ऑन एन एवरेज लगा के चलते हैं कि 8 मिनट देते हैं हम उसको, 7.5 टू बी प्रिसाइज, 7.5 मिनट से ऊपर 10 मिनट का आंसर, 10 मिनट का क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम 7.5 मिनट्स दे रहे हैं, इसका मतलब हम 1 सवा 1 मिनट से ज्यादा अपने माइंड को टाइम नहीं दे सकते उसको प्रोसेस करने के लिए। लेकिन अगर हमें पर क्वेश्चन 2 मिनट प्रोसेस करने को ही लग रहे हैं, मैं अगेन बहुत निटिग्रिटीज में जा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि 1 और 2 मिनट में क्या फर्क है। 1 और 2 मिनट में फर्क ये है कि जब 3 घंटे पूरे हो रहे होते हैं, तो कई बच्चे होते हैं जो कि ऐसे ऐसे अपनी आंसर शीट छीन रहे होते हैं टीचर से, और वो फट जाती हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे दे देते हैं कि ये लो मैम ले लो, जिनका 5 मिनट पहले खत्म हो जाता है। ये फर्क होता है 1 1 मिनट से। और अगेन जो 3 घंटे का टाइम पीरियड होता है, ये तो मैंने आपको बात करी बहुत निटिग्रिटीज में कि हमको 1 1 मिनट का हिसाब देखना है कि 1 मिनट हमने जो है वो थिंकिंग के लिए देना है, कंटेंट क्रिएशन के लिए देना है, और बाकी जो हमारा टाइम बचा 5 मिनट 5.5 मिनट जितना भी, वो हमने लिखने के लिए देना है। लेकिन मोटा मोटा क्या हिसाब होता है कि 1.5 घंटे में हमारा 100 मिनट का पेपर कंप्लीट होना चाहिए।
जैसे ही 1.5 घंटा होएगा, आधे टाइम की बेल बजेगी, अगर हमारा 100 नंबर या 110 नंबर का पेपर हुआ तब तक, दैट मीन्स वी आर गुड ऑन ट्रैक। नहीं तो हमें 1.5 घंटे बाद अपने आप को एक वार्निंग बेल दे देनी चाहिए कि वी आर लैकिंग बिहाइंड एंड हमको जो है काम करने की जरूरत है इस पे। तो स्पीड बढ़ाओ, अब चाहे कंटेंट कम करो उसमें, चाहे जो मर्जी करो, क्योंकि अगर फिर से हम कंटेंट उतना ही लिखते रहेंगे और स्पीड भी वही मेंटेन करेंगे जो हमारी बिहाइंड शेड्यूल रह रही है, तो हमारा लास्ट में 10 नंबर या फिर 15 नंबर का पेपर छूटेगा ही छूटेगा। एंड विच इज अ वेरी बिग थिंग, विच इज अ वेरी बिग थिंग। 10 नंबर का मतलब, मैं हर बार यही चीज बोलता हूँ, यार आप उसमें बेकार की कुछ भी चीज लिखाओ, पेपर छोड़ के नहीं आना कभी भी। अगर ये नहीं बोलना कि हमारा इतने नंबर का पेपर रह गया, ये तो ब्लंडर है। पेपर रह जाना तो मतलब ब्लंडर है, ब्लंडर। कभी भी ये नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा सब चीजें एक्सेप्टेबल है। क्लियर है? चलें आगे अपने आंसर अगले क्वेश्चन पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, तो वैसे भी जो अभी हम लोग आंसर्स बना रहे हैं ना यहाँ पे, वहाँ पे एक दो पॉइंट्स रह ही जाते हैं, मतलब माइंड में जब प्रोसेसिंग नहीं होती है तो वो अपने आप बिल्कुल कम हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल। मतलब। इसीलिए बोलते हैं कि अगर हमको 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं तो हम 8 याद करके जाएं, क्योंकि वहां पे याद 5 ही आएंगे। एकदम से बहुत मुश्किल होता है कि हमको 8 के 8 याद आ जाए, अनलेस हमने किसी निमोनिक से याद किए हों या किसी और तरीके से कोई फॉर्मूला से याद किए हों। याद वहां पे 5 आएंगे, विच इज सफिशिएंट, विच इज नॉट बैड, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचोगे वो 8 याद करके आए थे, 5 याद ही नहीं आ रहे, हमने टाइम उसी पे ही लगा दिया, याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। बस प्रॉपर कंटेंट फिल हो जाए हमारा, हमारी शीट्स भर जाएं, उसके अकॉर्डिंग हमारी नीटनेस आ जाए, और अगर हैंड राइटिंग मैनेज कर सकते हैं वो, वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू गो। ठीक है? और इस बारी जैसी तो पंजाब में चेकिंग हुई है, तो मतलब नंबर अच्छे खासे खुले दिए हैं, राइट? तो चलो मैं पंजाब वाले के ऊपर एक बारी, पंजाब के पेपर की चेकिंग के ऊपर भी आऊंगा, बट आफ्टर वी आर डन कंप्लीटिंग दिस टेस्ट, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं एक बार थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ प्रोनाउंसिंग तलाक इन मोहम्मदन लॉ। अब देखो इसमें भी जब हम इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले पहले पेज पे हमारी एक या दो लाइंस में इसकी छोटी सी मीनिंग या डेफिनेशन देकर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टेबल आना ही चाहिए, जो कि जैसे मधुर आपके पेपर में नहीं था, कि आपका आंसर का कंटेंट चाहे कंप्लीट था, लेकिन मैं गुम गया उसमें, दैट वाज अ मेज। मतलब 2 पेजेस के बाद मेरे को मिल ही नहीं रहा था कि आपने पहले क्या लिखा और आपने बाद में क्या लिखा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको हिंदू लॉ के डाइवोर्स के भी बताए थे, वो 6 ग्राउंड थे, कौन कौन से थे, ये याद करा दो फटाफट से मेरे को, कौन एक जना कराएगा? 6 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स ऑफ, एडल्ट्री। अरे ब्रॉड हेडिंग्स, विल थ्योरी, Fault थ्योरीज theory, ऑफ हाँ डाइवोर्स, ओके, दैट मीन्स will theory, विल थ्योरी, फॉल्ट थ्योरी, ब्रेकडाउन fault थ्योरी, theory, कंसेंट थ्योरी, और एक ब्रेकडाउन इररिट्रीवेबल वाला थ्योरी, था ना एक, कस्टमरी, irretrievable breakdown of value. या इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन और हमारे लास्ट कस्टमरी। 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 तो इसी तरीके से हमारा जो मुस्लिम लॉ है उसका भी एक टेबल मैंने प्री के टाइम पर भी बनवाया था, अभी दोबारा बनाएंगे, नहीं भी अगर किया वहां पर तो अभी देख लेते हैं। वो टेबल से सिर्फ और सिर्फ और कोई फर्क नहीं होता, उस टेबल से हमारे एग्जामिनर को यह पता लग जाता है कि दिस पर्सन नोज एवरीथिंग। तो उसके आगे अगर हमारे वो कंटेंट में कुछ एक आधी लाइन की कमी रह भी गई तो कोई बात नहीं, बट वो टेबल विल डू द हाफ द वर्क फॉर अस। चलो तो हम टेबल बनाते हैं पहले तलाक के लिए। कौन बताएगा? संदीप के अलावा अगर कोई बताना चाहे, क्योंकि संदीप ने तो अपने टेस्ट में बनाया ही था। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, इसमें 2 हेड्स है, बाय एक्ट ऑफ गॉड एंड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। बाय एक्ट ऑफ गॉड, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। बाय हाँ जी, एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आएगा डेथ ऑफ आइदर हस्बैंड और वाइफ। डेथ ऑफ आइदर हस्बैंड और वाइफ। देन बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज के अंदर आइदर इट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल और बाय जुडिशियल मेथड्स। एक्स्ट्रा जुडिशियल और इट इज बाय वे और ऑफ जुडिशियल मेथड। जुडिशियल, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल के अंदर आता है, या तो हस्बैंड कर सकता है या वाइफ कर सकती है, या बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है। बाय हस्बैंड, बाय वाइफ, या बाय म्यूचुअल म्यूचुअल, एग्रीमेंट। ठीक है। अब जो बाय हस्बैंड है उसके अंदर 3 हेड्स हैं, तलाक, इला एंड जिहर।
तलाक इल्ला इला and zihar. Now talaq here is of two types. एक talaqul sunnat है and talaqul bid'ah. ठीक है। उसके बाद बाय वाइफ के अंदर आता है डेलीगेटेड, इसको डेलीगेटेड डाइवोर्स बोलते हैं, तो तलाक ताफवीज। क्या बोलते हैं इसको? डेलीगेटेड डाइवोर्स बिल्कुल। and it is तलाक तफवीज। तफवीज, And ठीक है। then by mutual agreement is खुला and मुबारक। फिर आ जाता है हमारा जुडिशियल वाला, उसके अंदर दिस डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, लियान, फसाक एंड ज़िहर। फस ये वाला जो ज़िहर आता है ये किधर लिखते हैं हम? दोनों जगह आता है। दोनों जगह ही लिख देते हैं इसको, मुझे भी डाउट रहता था, लेकिन दोनों जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक, दोनों जगह लिख दो। ठीक है। और ये क्लेम कहाँ पे करते हैं, जैसे कि आपने बताया? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट डीएमए में 1939। इसको इसमें जाके क्लेम करते हैं, मतलब मैंने तो इसको अलग हेड बना दिया था। क्लेम करते हैं मतलब ये जो डाइवोर्स के ग्राउंड्स है, ये हमारा सेक्शन जो है यहाँ पे डीएमएमए में, वो सेक्शन 29 है, हाँ, जो कि हमें बोलता है कि एनी अदर ग्राउंड विच इज प्रोवाइडेड, तो वहां पर हम इन डाइवोर्सेस को जाके क्लेम करते हैं। अच्छा मैंने तो इसको अलग हेड की तरह याद कोई बात कर नहीं, लिया। कोई बात नहीं, कोई इतनी निटी-ग्रिटी वाली कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस ठीक है। नाउ दैट यू नो, इट्स गुड। बट हम इसको मतलब ऐसे वो करते हैं। ठीक है। व्हाट आर द वेरियस, बस ठीक है, हो गया, दैट इज इट। किसी को किसी तलाक में कोई प्रॉब्लम तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो कोई ऐसी वो बात नहीं है। बस ये करके हमने उसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस एक एक लाइन में कर देना है, मतलब एक एक लाइन एज इन 3-4 लाइनों में एक वो हमारा। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। एक मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये? Do you agree that marriage in Muslim law is a civil contract? What are the rights of a minor girl married by her guardian? बिल्कुल सही बात है। तो क्या कहना चाहेंगे आप मुस्लिम लॉ के बारे में? Not pure civil contract. हाँ, नॉट प्योर Pure सिविल civil कॉन्ट्रैक्ट, contract. ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। बट ये चीज ना, नॉट प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट हम कभी भी अपने आंसर में स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे। Okay. ये इस चीज पर हम आएंगे, डिराइव करेंगे उसको, हम बोलेंगे कि ओके इट स्टार्टेड ऑफ एज अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली बिकॉज ऑफ सो एंड सो, अरेबिया में उसको ऐसे बोलते थे, इस करके ऐसा था, इस करके ऐसा था, कुछ इसमें फीचर्स है कॉन्ट्रैक्ट की जो कि ऐसे ऐसे हैं, कुछ फीचर्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हमारी, हम कभी भी स्टार्टिंग में नहीं इसको देंगे, क्योंकि अगेन ये हम एक एक्सेप्शनल बात कर रहे हैं, जनरल रूल यही है कि इट इज अ प्योर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जी. तो निकाह जो हमारा होता है, शादी, ये एक अरेबिक टर्म है। ठीक है, दैट मीन्स लीगलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड legitimacy to children so born। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब ये एक प्री इस्लामिक एरा का कॉन्सेप्ट है, जहां पे कोई भी लॉ है, जो नो लॉ स्टेटेड अबाउट मैरिज, नो लॉ स्टेटेड अबाउट मैरिज, women were treated as chattel, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, एक वुमेन वर कंसिडर्ड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। बट प्रॉफिट मोहम्मद ने स्ट्रेंथन किया वुमेन को टू ऑलमोस्ट एन इक्वल फुटिंग।
and gave her rights which she never had before. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर ये जो लाइंस आपने अब लिखवाई हैं ये स्ट्रेंथनिंग वाली, तो ये जो हम सेकंड मतलब पहले हम इसको डिफाइन कर लें कि कॉन्ट्रैक्ट है या क्या है, उसके नेचर को डिस्कस कर लें, उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगेंगे इसका सेकंड पार्ट कि राइट क्या रहता है गर्ल के पास, तो उससे पहले दे सकते हैं लाइंस या स्टार्टिंग इस लाइन को वैसे देने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको ऐसे ही लिखवा दी, बट अगर आप इसको नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। बट हाँ, अगर देनी है तो हाँ वाइफ को उससे पहले दे सकते हो आप। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसके असेंशियल्स के ऊपर के असेंशियल्स क्या क्या है। गीतू क्या हो गया, आज आप बड़े नॉन इंटरेस्टेड से होके बैठे हो क्लास में, सब ठीक है, तबीयत ठीक है? यस हैं? हाँ जी हाँ जी। पक्का? घर पे किसी ने बोला तो नहीं कुछ? नहीं नहीं मेरे को लग रहा है आज जैसे कुछ बोल बोल के बिठाया होता है। नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी, तो असेंशियल्स क्या क्या होते हैं इसके, बताओ, आप ही बताओ फिर। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मतलब इजब जैसे की वाला। बिल्कुल सही बात है, उसको हम पहले लिखेंगे, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है ये, जिसका हमारा क्या है, इजब है और कबूल है। बिल्कुल ठीक बात है। और आगे? कंसिडरेशन मतलब डावर। डावर, ठीक है, वो भी हो सकता है। डावर वैसे ना हम बाद में लिखते होते हैं। और कोई उसकी जगह? मेजर होनी चाहिए मतलब इसमें क्या। Sound mind. कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज बोलते हैं, कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। और लीगल नो डिसेबिलिटीज? नो लीगल डिसेबिलिटी। नो ये तो लीगल कॉम्पिटेंस में डिसेबिलिटी नहीं आ जाएगा। नहीं, कॉम्पिटेंस में आपकी आएंगी वो सारी चीजें, साउंड साउंड माइंड, माइंड। मेजर मेजॉरिटी साउंड वगैरह। लीगल डिसेबिलिटी में आएगा वो अपना कुराबत, मुशर्रत, वो सब आएगा। कंसैंग्विनिटी, एफिनिटी, रिजा, ओके 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 फॉस्टरेज, ठीक है वो रिलेशनशिप सारी चीजें बेसिकली। आएंगी, है ना। नो लीगल डिसेबिलिटीज, ठीक है। और चौथे में हम यही लिख देते हैं, डावर, ठीक है। तो पहले अगर हम अपने सिविल कॉन्ट्रैक्ट पे आए इसके, कि भाई ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या क्या एसेंशियल्स हमारे सिविल कॉन्ट्रैक्ट के हैं? पहला तो यही इजब और कबूल। 1 सेकंड सर। हाँ जी। सर अगर हम जैसे डावर का है कि अगर किसी मैरिज में डावर नहीं है तो दैट इज नॉट अ वर्ड मैरिज, दैट इज तो नॉट अ वर्ड हम इसके मैरिज। एसेंशियल्स में तो नहीं देंगे ना उसको फिर। देखो, अगेन हम ये बोलते हैं कि वो एक असेंशियल है, अगेन वही बात होगी ना कि अगर फिर ये तो बहुत इजी नहीं बोल जाएगा, क्लेवर ड्राफ्टिंग एक निकाह नामा जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बोलते हैं, कि उसमें क्लेवर ड्राफ्टिंग से डावर एक्सप्लेन ही ना करो और उससे मैरिज को फटाफट से वॉइड करा लो। लेकिन डावर एक असेंशियल तो है ही है ना मैरिज का, मतलब एज इन देनी तो है ही है ना। नहीं दी तो कौन सी देनी पड़ती है? अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो कौन सी देनी पड़ेगी? अनस्पेसिफाइड डेफर डावर। डेफर कस्टमरी, डेफर तो अच्छा राइट ओके अच्छा स्पेसिफाइड नहीं कस्टमरी है डावर, ओके। है ना। तो एसेंशियल है ही है, लेकिन अगर मेंशन्ड ना हो तो उसको कस्टमरी वाली दे देते हैं। ठीक है। क्लियर है? तो पहला हो गया इजब और कबूल। उसके बाद क्या था, यही फ्री कंसेंट हमारी पार्टीज की होनी चाहिए। फिर रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इसका दूसरा पार्ट भी था इस क्वेश्चन का, था वोट, हाँ, माइनर बाय हर गार्डियन, ठीक है। रेप्यूडिएशन बाय रेप्यूडिएशन ऑफ मैरिज। और चौथा प्रीनuptial एंड पोस्ट नuptial agreements आर वैलिड। क्या होते हैं ये प्रीनuptial पोस्ट नuptial एग्रीमेंट्स? क्या होते हैं ये प्रीनuptial और पोस्ट नuptial एग्रीमेंट्स? जो कोई भी मतलब अमेरिकन सीरीज देखता होगा तो उसमें बोलते हैं ना प्रीनप, प्रीनप बनाया कि नहीं बनाया। वो पहले एग्रीमेंट बनाया जाता है, कंडीशंस होती हैं बेसिकली मैरिज रिलेटेड। क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसमें?
तो जैसे अभी एक इशू चल रहा है आजकल मैट्रिमोनियल होम डिसाइड करने का हिंदूज मैरिज एक्ट में, तो कई लोग आपस में कंडीशन कर लेते हैं पहले कि दैट यू आर डूइंग जॉब बिफोर मैरिज बट आफ्टर मैरिज यू हैव टू रिजाइन दिस। तो वो एक ठीक है, मतलब ये चल रही है इनकी वैलिडिटी क्वेश्चन में। चलो एक ये हो गया। बट वैसे जो प्रीनप पोस्टनप वो होते हैं कि इन केस अगर हमारी जो मैरिज है वो वर्कआउट नहीं करती तो प्रॉपर्टीज का बंटवारा कैसे होगा, मेन इसका मोटिव ये होता है इसके पीछे, ठीक है, ताकि कोई भी अनजस्टली बेनिफिट ना कर जाए या कोई भी नुकसान ना हो जाए किसी को। तो मुस्लिम लॉ में तो हमने बोला ये वैलिड है, क्या हिंदू लॉ में भी वैलिड है ये? नो। नो। एंड बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट सेक्शन, व्हाट प्रोविजन दे आर नॉट वैलिड अंडर हिंदू लॉ? हिंदू लॉ में हम क्यों बोलते हैं डिस्पोजल कि ऑफ प्रॉपर्टीज वाला वो सेक्शन दिया हुआ 27। नहीं 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 नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होता है कहीं पर ये वाला। सर 64 और 65 में। नहीं, वो तो बोलता है कि void सॉरी है। सॉरी एग्रीमेंट मेंटेन स्ट्रेंथ ऑफ मैरिज। 28 या 27 नहीं, 28 27 नहीं, आपने उससे पहले भी बोला 26। था। नहीं, ये सब बोल दो। हाँ जी, कोई 26 ही है लास्ट? फिर मैरिज के रिलेटेड सेक्शन। अरे वो तो मैरिज करने का कॉन्ट्रैक्ट है कि मैरिज करनी है, तो मतलब मैरिज करने का अच्छा, नहीं बना सकते। कंसिडरेशन 25 में तो है उसके एक्सेप्शंस में। कंसिडरेशन भी थोड़ी है। प्री नप्शियल एग्रीमेंट क्यों नहीं है, हम बोलते हैं सेक्शन 23 में अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अच्छा ठीक है। इस करके हिंदू लॉ में इस करके वैलिड नहीं है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप इसी में ही एक हेडिंग छोटी सी हम ये बनाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या क्या आ जाएंगी? पहली, आप सारी सारी लिखना है इसको, मैं एक एक वर्ड लिखूं चाहे। कैन नॉट बी मेड कंटिंजेंट ऑन अ फ्यूचर इवेंट। cannot be made contingent on a future event, पहला। दूसरा, cannot be for a limited time period except, इसकी एक एक्सेप्शन है, क्या है वो कोई बता सकता है? मुक्ता मैरिज। मोटा मैरिज, बिल्कुल। नॉट फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है? मोटा मैरिज। और मोटा मैरिज कहाँ पे रिकॉग्नाइज है? सिर्फ कौन से स्कूल में? शियाज। शियाज में। कौन से सेक्ट में? इतना इशारा। ठीक है। उसके बाद तीसरा है, डावर इज टू बी रिसीव्ड बाय द वाइफ हरसेल्फ, नॉट पेरेंट्स। और चौथा, मेनी प्रोहिबिशंस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह, दैट इज लीगल डिसेबिलिटीज। मेनी प्रोहिबिशंस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह, दैट इज लीगल डिसेबिलिटीज। ठीक है जी। सर ये किसमें वो अब नोवेशन वाला भी तो आता है क्या? कि वो नई पार्टी के साथ तुम्हारा कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर मतलब जैसे नोवेशन करते हैं हम 62 में कि दो पार्टीज के बीच कॉन्टेक्ट हुआ, हाँ हाँ हाँ। तो थर्ड का अगर उसको ट्रांसफर कर दे तो वो थर्ड के साथ ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाओगे, बट मैरिज के केस में नहीं। अच्छा, ऐसा है? पता नहीं, मुझे सच में नहीं पता इसके बारे में, मैं पढ़ लूंगा इसको। मुझे सच में नहीं पता अगर ऐसा कुछ है तो। बट अब ठीक है, आपने, बिकॉज आपने बोला है तो हम पढ़ के इसको देख लेंगे इसका। ठीक है। अब आपको क्या जरूरत है सर पढ़ने की? तो आपको तो पढ़ाना है, आपको कुछ भी कर दूंगा ऐसी। आपको तो बताना है अभी। दूसरा हमारा, दूसरा जो एसेंशियल है वो यही है, इजब और कबूल का। जो कि बोलते हैं कि कैसे कैसे इजब और कबूल होगा। तो ये बोलते हैं, पहली बात तो इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। और किसको चाहिए विटनेसेस? कौन से सेक्ट में? सुन्नीस को चाहिए। शिया में नो विटनेसेस रिक्वायर्ड। और सुन्नीज में कौन चाहिए? टू टू मेल विटनेस। विटनेस या फिर एक
मेल टू फीमेल्स। फीमेल और 2 मेल। हाँ, एक मेल और 2 फीमेल्स संदीप, ठीक है। वो ऐसा बोलते हैं कि 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल्स, तो इस करके 1 मेल और 2 फीमेल्स या फिर 2 मेल्स। और वैसे तो होता ऐसा भी नहीं है, मतलब ये मेरी किसी मुस्लिम पर्सन से ही बात हुई थी जिन्होंने बोला कि कभी भी ऐसा नहीं होता, हमेशा मेल्स ही होते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली भी अगर हम एक बात करें तो हमने यहाँ पे बोला कि 2 मेल्स या फिर 1 मेल और 2 फीमेल्स, तो क्या और 4 फीमेल्स हो सकते हैं? नो। सिंस वो, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये थ्योरेटिकली भी नहीं हो सकता। मतलब थ्योरेटिकली चाहे ये चीज पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं है, उन्होंने मना किया कि नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकली 4 फीमेल्स पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है? ठीक है, ये हो गया। और शियाज में इफ मैरिज ऑफ child less than 15 years, then 2 witnesses required। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसमें, एक्सेप्टेंस जो है वो क्या होनी चाहिए सेक्शन 7 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? Absolute and unqualified. Absolute and unqualified. एंड एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होता है शायद से, हाँ वर्ड मेरे ख्याल से अनक्वालिफाइड नहीं है, अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल। हाँ, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ठीक है, ये हो गया हमारा। और चौथा आ गया 1 मीटिंग, और इन प्रेज, ये दूसरा लिखते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, या फिर कौन हो सकता है, एजेंट। और एजेंट कौन होता है? वकील। वकील। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा हमने लिखा था कॉम्पिटेंस, जो कि हमने बात करी वही एज की और गार्डियनशिप की, जो कि हम आगे करेंगे, इसी में ही बात करेंगे, एज और गार्डियनशिप दोनों की उस टाइम पे बात करेंगे। और हमने क्या लिखा था, लीगल डिसेबिलिटीज, वो एक अलग हो गया। और अगला लिखा था हमने डावर, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं ये कॉम्पिटेंस वाली पार्ट में जो एज की बात करते हैं, तो कौन कौन सी एज जो है मैरिज की वो होती है, बताएगा कोई कौन कौन सी एज होती है? सगीर एज से फॉर रीरी मैरिज, बुलुक। बिल्कुल, एज ऑफ मैरिज, क्या क्या एज होती है वो वाली? 0 to 7, 7 to 15, above 15 शायद यही 0 होती to है। 7, 7 to 15, 15 प्लस, क्या क्या बोलते, 0 to 7 में क्या बोलते हैं? सगीर। सगीर, बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं? सरीरी। मैरिज शरीरी। क्यों, क्यों बोलते हैं शरीरी इसको, क्या बताया था? शरीर बन रहा है मतलब बच्चा है ना। शरीर बन रहा है उसका। और इधर बुलुक। बुलुक। तो यहां पर तो नो मैरिज, ठीक है, कोई मैरिज हो ही नहीं सकती यहां पर। शरीरी में बाय गार्डियन हो सकती है, और बुलग में ओन कंसेंट। यहां पर किसकी कंसेंट मैटर करती है, पर्सन की खुद की या गार्डियन की? गार्डियन। गार्डियन की, बिल्कुल, गार्डियन की कंसेंट। ओन कंसेंट नॉट नेसेसरी या फिर इममटीरियल। अब पहली बात तो हम ये बोलते हैं कि भी, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन क्या था पहले तो, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ माइनर गर्ल मैरिड बाय हर गार्डियन, ठीक है। अब व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ माइनर गर्ल मैरिड बाय हर गार्डियन में अगर तो जो है उसकी ठीक गार्डियन ने करी है तो क्या राइट है, और गलत गार्डियन ने करी है तो क्या राइट है, राइट है, ठीक है। तो पहली बात तो हम गार्डियंस देख लेते हैं, गार्डियंस कौन कौन से हैं। गार्डियंस इन मैरिज, क्या कहते हैं गार्डियनशिप इन मैरिज को, क्या कहते हैं मुस्लिम लॉ में? जबर। जबर। तो सुन्नीज में कौन कौन होते हैं?
सुनो इसमें तो बहुत लंबी लिस्ट होती है 7-8 दिन की। बहुत लंबी लिस्ट बनाएंगे। फादर, मैंने अपने ग्रैंड आंसर्स में ऐसे मेंशन नहीं करी है लिस्ट, मतलब ये लिखनी होती है। मैं सिर्फ आपको पैटर्नल एक्सप्लेन कर रहा ग्रैंडफादर, हूँ, इतना बड़ा आंसर है, नहीं करोगे चलेगा, कर दोगे टाइम है तो बहुत बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, ठीक रिविजिट करने के लिए दोबारा ठीक है बता ठीक रहा है ठीक है। हूँ। फादर पहला, आगे ग्रैंडफादर पैटर्नल ग्रैंडफादर, पेटर्नल ग्रैंडफादर। इंपॉर्टेंट है ये चीज, पेटर्नल ग्रैंडफादर, ओके क्योंकि मेटर्नल वाले के पास राइट नहीं होता यहाँ पर। ठीक है। पेटर्नल ग्रैंडफादर हाउसोएवर हाई। फिर ब्रदर एंड अदर मेल रिलेशंस, ब्रदर एंड अदर मेल रिलेशंस। फिर मदर मदर, मदर, बिल्कुल। फिर मैटरनल पैटर्नल अंकल, ग्रैंडमदर मैटरनल अंकल, हाँ सॉरी, मैटरनल अंकल और अदर मैटरनल रिलेशंस एंड अदर मैटरनल रिलेशंस, और लास्ट गवर्नमेंट, स्टेट, बिल्कुल गवर्नमेंट। और यही शियाज में क्या होता है? फादर एंड ग्रैंडफादर ही होता है। फादर एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर, फादर एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब दो कंसेप्ट हैं, अगर तो सही गार्डियन ने करी है उसको कैसे रेप्यूडिएट कर सकती है, अगर गलत गार्डियन ने करी है उसको कैसे। और गलत गार्डियन का क्या मतलब है? अकड़ फजूली, सीरीज के ऊपर वाले ने कर दिए सीरीज के हाँ ऊपर। बिल्कुल, आप दोनों का आंसर ठीक है, संदीप का भी। उसको बोलते अकड़ फजूली है, और के एक सीरीज में उसमें चलना है, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियरर गार्डन, एक रिमोटर गार्डन ने शादी कर, गार्डियन ने शादी कर दी, तो क्या होगा। ठीक है, तो इफ बाय ऑथोराइज्ड गार्डियन कर देते हैं इसको, इफ बाय ऑथोराइज्ड गार्डियन, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ख्यार उल बुलग। ठीक है, यही बोलेंगे इसको, हाँ जी। ख्यार उल बुलग। और इसमें अब क्या क्या चीजें, कुछ कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई करनी होती हैं ख्यार उल बुलग को असर्टेन करने के लिए। क्या क्या होती हैं वो? ख्यार उल बुलग मतलब ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, मतलब शादी उसकी 7 से 15 में हुई थी, 15 के बाद उसने उसको रेप्यूडिएट कर दी। तो कंडीशंस, और कंडीशंस भी मेल के लिए अलग होती हैं और फीमेल के लिए अलग होती हैं। तो बताओ क्या क्या होती हैं? मेल के लिए तो सर नो कोहैबिटेशन, नो डावर पेड एंड नो कंज्यूमेशन, नो विदाउट डिले। कोहैबिटेशन, नहीं, नो कंज्यूमेशन इधर नहीं आता। हाँ जी सर, वो दूसरे में आता है सर, हाँ, नो डावर पेड, नो कंज्यूमेशन और विदाउट डिले, विदाउट डिले। इधर भी विदाउट डिले और और नो कंज्यूमेशन। नो कंज्यूमेशन। ठीक है, और ये तो हो गया ये वाला, इफ बाय अनऑथोराइज्ड गार्डियन। तो अब क्या है? अकड़ फजूली। क्या इसमें भी कोई कंडीशंस होती हैं? कंज्यूमेशन छोड़ देनी चाहिए। नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। नो सर, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। अकड़ फजूली वाले में, जहां पे अनऑथराइज्ड गार्डियन ने शादी करी है, वहां पर कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? तो जो विदाउट डिले वाला पॉइंट लिखा है उसमें क्या है? विदाउट डिले मतलब वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस, जैसे हमारा हिंदू लॉ में है कि जैसे ही आपको कुछ पता लगा या कुछ है, फटाफट से आ गए। ये नहीं है कि 6 महीने वेट करके फिर आ रहे हो, एक बच्चा हो गया फिर आ रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? सर इसमें कोई एज का कॉन्सेप्ट नहीं होता जैसे हिंदू लॉ में होता है 15 to 18 इयर्स वाला? 15 के बाद कभी भी नहीं, इसमें कोई 18 वाली कंडीशन तो नहीं है ना जैसे नहीं, इसमें तो नहीं, है? नहीं, नो 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 कंडीशन, नो कंडीशन, क्योंकि ये बस बोलते हैं कि प्यूबर्टी हिट्स एट द एज ऑफ 15, उसके बाद
हम मतलब जो है ओन कंसेंट से शादी भी कर सकते हैं और रेप्यूडिएट करना तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हो गया क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? चले, मेरे को 1 सेकंड दो। मैंने 1 सेकंड बोला और 4 कैमरे बंद हो गए। लाइट ऑन करने गया था बस एक दूसरी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट देयर इज नो, अच्छा ठीक है। इसमें क्वेश्चन 4, इसमें एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो मधुर और संदीप के अलावा कोई बताना चाहे तो मैं खुश हो जाऊंगा। सर बस रन्हान जलाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बिल्कुल सही बात है। रहना, रेहाना है कि रहना है, क्या है? RAHNA? RANHA मैं एक मिनट चेक करती हूँ, सर मैं लिख रखी हूँ। राना जलाल RAHNA RAHNAJLL वर्सेस State of Kerala 2020। देखो, आपने पढ़ी हुई है, लेकिन इस जजमेंट में क्या है कि इसका एक जो हमारा ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स वाला जो एक्ट था, उसका एक 7C था जो कि बोलता था नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी। ये जो वर्ड थे ना, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, बेसिकली सिर्फ इन वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन थी कि उन्होंने बोला कि सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन है वो खत्म कर दी गई है, तो इस करके बेल जो है वो लाई नहीं करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इन्हीं जो वर्ड्स है उनको इंटरप्रेट करके बोला कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि एब्सोल्यूट बार लग गया है, ऐसा नहीं है। अगर वुमेन को नोटिस करने के बाद, सुनने के बाद वो अपनी नो ऑब्जेक्शन दर्ज कर देती है या फिर हमको लगता है कि कोई मेरिट है केस में, तो इन दैट केस उसको बेल जो है वो ग्रांट हो सकती है। क्लियर है? सिर्फ इतनी सी चीज बोली थी। कोई डाउट है किसी को तो पूछो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन सिंपल है। ये वाला मैं आर्टिकल भी अभी के अभी शेयर, किसी के पास है अगर आर्टिकल तो अभी के अभी शेयर कर दो, लाइव लॉ वाला जो आर्टिकल है, नहीं तो मैं कर दूंगा क्लास के बाद। है किसी के पास अभी? यस सर है। तो आप कर दो उसको, अभी कर दो फिर, नहीं तो रह जाता है। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक मिनट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आगे। पहला आ गया वक्फ अल औलाद। क्या होती है वक्फ अल औलाद? हाँ जी, व्हाट इज वक्फ अल औलाद? प्रॉपर्टी डोनेट करना, चैरिटेबल वर्क। Dedication in perpetuity of some specific property for some pious obligation। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें हम चलते हैं कि जो वक्फ है हमारा, वो 2 तरीके का हो सकता है। क्या क्या? एक तो होता है पब्लिक पब्लिक वक्फ हाँ, और एक होता है प्राइवेट वक्फ। और एक होता है प्राइवेट। जो हमारा पब्लिक वक्फ है वो हम यही बोलते हैं कि PRC। क्या क्या? पब्लिक, रिलीजियस और चैरिटेबल। पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल, और चैरिटेबल पर्पस के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा जो पब्लिक वक्फ है। जो प्राइवेट वक्फ है उसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली सेटलमेंट के लिए यूज होता है। वक्फ अल औलाद, यानी कि अपनी औलाद के लिए आपने वक्फ बनाया तो उसको प्राइवेट वक्फ बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये पब्लिक वक्फ वाला कंसेप्ट है, ये तो सुन्नीज में भी आता है और शियाज में भी आता है, लेकिन जो प्राइवेट वाला है ये जो है सिर्फ और सिर्फ शियाज में आता है। सुन्नीज इसको कंसेप्ट को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं? अ वाकिफ कैन नॉट ईट आउट ऑफ वक्फ। ठीक है, क्लियर है?
ये हमारा वक्फल औलाद का है कि अपने बच्चों के लिए बनाया। शियाज में इसको वो करते नहीं है, सॉरी सुन्नीज में इसको करते नहीं है। क्यों? क्योंकि सुन्नीज बोलते हैं ऐसे, सिर्फ शियाज में रिकॉग्नाइज्ड है। दिस आंसर इज इनफ 5 मार्क्स के लिए। तो पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक में किसके लिए पी? पायस के लिए, ओके। पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल। चलें आगे। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन? कौन सा था अगला शॉर्ट नोट? मर्जुल मौत। मर्ज उल मौत। क्या होता है मर्ज उल मौत? गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी when there is apprehension of death. है? एप्रीहेंशन ऑफ डेथ Apprehension of जनरली death प्रॉपर्टी generally दी given जाती by है। बिल्कुल, हम प्रॉपर्टी कब दे रहे होते हैं? जब हमको लगता है कि एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है। गिविंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। अब एप्रीहेंशन ऑफ डेथ कैसे कैसे हो सकती है? प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होती है जब, या फिर एक्सटर्नल इंडिका होता है, या फिर इवेंचुअल डेथ जो होती है। देखो, ये तो हमारी नॉर्मल तो जैसे ये तो कोई हमारी नॉर्मल जो वो वाली बातें हैं, मतलब ब्रॉड हेड्स है, वो हो गई। चीज में लेकिन अगर हम बात करें कि एक्चुअली कैसे होता है, कि हमें कैसे पता लगेगा ये जो एक्सटर्नल इंडिका है या जो इवेंचुअल डेथ है, वो सब में हमको कैसे पता चलेगा? तो जैसे फॉर एग्जांपल, तो इन इनकेपेबिलिटी ऑफ डूइंग नेचुरल एवोकेशन, यानी कि बंदा जो है खुद से वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहा, लगता है अब तो मौत नजदीक है। दूसरा, गोइंग टू वॉर, कोई ऐसी वॉर में जा रहा है जहां पे लगता है कि भाई डेथ सर्टेन है यहां पर। तीसरा, डेथ पेनल्टी दे दी गई है उसको, डेथ पेनल्टी दे दी गई है उसको, तब भी जो है हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें मर्जुल मौत में होती हैं। अब ये जो मिक्सचर होता है, ये किन दो चीजों का मिक्सचर होता है मर्जुल मौत? इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्या क्या? विल एंड गिफ्ट। तो इसी तरीके से इसमें कुछ कंसिडरेशंस विल की हैं और कुछ कंसिडरेशंस गिफ्ट की हैं। तो गिफ्ट की क्या क्या हैं इसमें कंसिडरेशंस? रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, कंसिडरेशन नहीं होती। पहला, ऑफर, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ठीक है। और विल की क्या है? क्या है विल की? वो लिमिटेशन है शायद 1/3 वाली। यस, 1/3 प्रॉपर्टी, आप मोर देन 1/3 प्रॉपर्टी कांट गिव। ठीक है। और यही अगर वो बंदा रिकवर कर जाए तो फिर क्या होगा? इफ रिकवर्स, सिंपल गिफ्ट बन जाएगा सर। तो बिल्कुल ये 1/3 वाली कंडीशन हट जाएगी और वो सिंपल गिफ्ट बन जाएगा। 1/3 कंडीशन removed becomes simple gift। ठीक है, चलें आगे। तीसरा, अगला क्या है हमारा? शुफा। शुफा। प्रीएम्पशन राइट्स। यस, शुफा होता है इसमें प्रीएम्पशन। फिर डिफरेंस क्या होएगा कि मोर देन 1/3 वाली कंडीशन हट जाएगी और वो गिफ्ट बन जाएगा, रहेगी तो सेम ही चीज, फिर क्या फर्क आएगा इसमें? सपोज उसने 1/3 से ज्यादा दे दी और वो उसकी डेथ हो गई उस टाइम पर, तो वो गिफ्ट वॉइड हो गया हमारा। लेकिन सपोज उसने 1/3 से ज्यादा दे दी और वो ठीक हो गया, तो वो गिफ्ट तो ओके हो गया ना, जो अभी तक वॉइड था अगर उसकी डेथ हो जाती तो। ठीक है, समझे? प्रीएम्पशन वाला। अब प्रीएम्पशन की टाइप्स क्या क्या होती हैं? राइट ऑफ प्रीएम्पशन ऑफ अ को-ओनर,
तीन तरीके के होते हैं। को ओनर होता पहला है, शुफा ए शरीक। शरीक, ये कौन होता है? को ओनर, राइट ऑफ प्रियम्पशन ऑफ अ को ओनर। को ओनर, बिल्कुल। फिर शफी जार, ये नेबर का होता है। ये नेबर का होता है। शफी खालिद, शफी ए खालिद। ये होता है राइट ऑफ प्रियम्पशन ऑफ अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू अमेनिटीज एंड अपेंडेजेस। ईजमेंट्री राइट्स जिसको ईजमेंट्री हम बोल राइट्स, देते हाँ। हैं, ठीक है। ईजमेंट्री राइट्स जिसके पास हैं उसका ये होता है। अब अगेन इसमें शुफा में जो हमारी डिमांड है वो 2 टाइम पर जानी चाहिए। कब कब जानी चाहिए वो वाली डिमांड हमारी? जब या तो इसकी अराइज तो तभी होती है जब सेल होती है। नहीं, वो तो ठीक है जब सेल होती है, लेकिन डिमांड कब जाएगी हमारी, किस टाइम पर जाती है? दो क्योंकि डिमांड बाहर जब वाले को जाती है। सेल नहीं कर सकते जब तुम जब मतलब। स्ट्रेंजर हाँ तो एंटर प्रिवेंट, करता है। अच्छा वो तो मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखा है। हाँ हाँ, क्या लिखा है बोलो। टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्ट्रेंजर अमंग द को शेयरर्स। वो तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, वो नहीं पूछ रहा। मैं वो बोल है। रहा हूँ कि जब हम डिमांड करेंगे तो हम 2 टाइम पर डिमांड करते हैं। पहली बात तो जब फर्स्ट टाइम हमने सेल के बारे में सुना होता है कि सेल होने वाली है, तब एक डिमांड जाएगी, उसको हम बोलते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड जिसको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। हिमानी म्यूट कर लो। और दूसरी डिमांड कब जाती है? जब उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाता है। कि इसकी 2 डिमांड्स जाती हैं। अब बिल्कुल ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट बोला आपने, तो समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट, रिपीट कर दो प्लीज। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा शुफा है इसकी जो डिमांड है ये कब जाएगी, कब हम बोलेंगे कि हमें ये प्रॉपर्टी दो। ठीक है, तो पहली डिमांड तो जब whenever we hear of that there is going to be a sale of this property, पहला तो तब। ठीक है, दूसरा जब उनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाता है, सब चीजें ठीक हो जाती हैं, तब उसके बाद दूसरी डिमांड जाती है। एंड देयर इज अ प्रोसीजर फॉर दिस डिमांड कि इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, इन प्रेजेंस ऑफ जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड जिसको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तीनों के प्रेजेंस में जो है डिमांड जाएगी। तो इसमें सेलर की कोई ड्यूटी नहीं बनती होती जो मतलब अपनी सेल कर रहा होता है कि वो पहले इन्फॉर्म बिल्कुल भी करे नहीं, उनको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है, ओके बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ओके। टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ A stranger among the co-sharers. stranger among co-sharers। अब 2 बातें आ जाती हैं कि ये अराइज कब कब होता है और कब कब नहीं होता। ये पहले आप डिमांड वाला पॉइंट लिखवा दो जो आपने बताया। मैं डिमांड वाला लिखा दूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर अपने वो खोल के नोट खोल के उसी में ही लिखा देता हूँ। 1 मिनट रुको। फर्स्ट डिमांड जिसको हम क्या बोलते हैं, तलाब ए मुवस्सिबत। ठीक है, इस ये कब होती है? इमीडिएटली ऑन हियरिंग ऑफ सेल एंड नॉट बिफोर। ठीक है, जो सेकेंड डिमांड होती है इसको हम क्या कहते हैं? तलाब ए इशाद। ये क्या बोलते हैं? एज सून एज practicable to affirm the intention of his first demand। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस और दूसरा वेंडर
एंड वेंडी और प्रॉपर्टी, या तो उस प्रॉपर्टी पे जाके कर दिया या फिर वो वेंडर और वेंडी उनकी प्रेजेंस में कर दिया। फिर ऊपर करना है कि करना है? सर बेसिकली ये दोनों स्टेप्स हैं इसके, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और दोनों जैसे मैंने फुलफिल बोला करने होते हैं, ऐसे नहीं किसी दोनों फुलफिल सेकंड करने डिमांड होते कर दो, हैं। सेकंड नहीं चीज। नहीं 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 नहीं, बोला ना सेकंड डिमांड हम क्यों कर रहे हैं, सो एज टू अफर्म द इंटेंशन ऑफ द फर्स्ट डिमांड। ओके ठीक है। सर थोड़ा नीचे कर रहा हूँ उसको। अब कब कब अराइज नहीं होती है, जब विल होती है या इनहेरिटेंस, लीज, एक फॉर्मूला बताया था मैंने छोटा सा, उससे याद रखो और उसको। WIL। अरे यार एक मिनट, एक मिनट रुको, पेंसिल डिस्चार्ज हो गई है, 2 मिनट इसको चार्ज पे लगा दो, एक मिनट। चलो हो जाएगी वो, 2 मिनट में हो जाएगी। इसमें हम आगे चलते हैं अपना। क्या क्या था इसमें, बी एम सी जी और WILS, ठीक है। बी से क्या था, बिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। एम से, M से मॉर्टगेज, हाँ। बोल दो फटाफट से, सारे बोल दो ये वाले। W से विल, इनहेरिटेंस, लीज, सदका, बिक्वेस्ट, मॉर्टगेज, कंडीशनल सेल एंड गिफ्ट। बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद इद्दत वाले अपने उस पे चलते हैं, इद्दत वाले क्वेश्चन पे। तो पहली बात तो इद्दत क्या होती है, इद्दत क्या होती है, चेक द प्योरिफिकेशन पीरियड, वेटिंग पीरियड, पीरियड ऑफ चेस्टिटी। पीरियड ऑफ चेस्टिटी, बिल्कुल ठीक बात है, ये हम बोल वेटिंग सकते पीरियड भी हैं। तो कह सकते हैं सर, क्योंकि वेटिंग वेट पीरियड भी करते कह हैं सकते इसमें। हैं, वेटिंग पीरियड भी कह सकते हैं, लेकिन पीरियड ऑफ चेस्टिटी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ, बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एम ऑफ इद्दत। एक मिनट, हाँ जी। तो अब इसमें पहली बात जो इद्दत है, इसमें हम अगेन कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ सब टॉपिक्स हैं जिसमें हम लिखते हैं। पहली बात इसमें हम लिखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। दूसरी बात हम इसमें क्या लिखेंगे कि इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, और ड्यूरेशन में भी अगेन अगर वो प्रेग्नेंट है और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या होगी इसकी ड्यूरेशन, और तीसरा है इररेगुलर मैरिज अगर है तो क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या क्या है इद्दत के, तो तीसरा क्या बोला है आपने? इररेगुलर मैरिज है तो क्या होगा इद्दत का। ठीक है, तो अब क्या है इसका पहला ऑब्जेक्ट, क्या क्या है इसके, टू असर्टेन करना कि अदर वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं। कंफ्यूजन ऑफ पेरेंटेज के को हटाने के लिए, रिकंसिलिएशन और बिटवीन पार्टी। अपॉर्चुनिटी देता है वाइफ को टू मोर्न द डेथ ऑफ द हस्बैंड। बिल्कुल। जैसे क्या बोला था आपने मधु, जो रिकंसिलिएशन वाली बात बोली थी ना, वो हाँ जी हाँ जी। रिकंसिलिएशन का एक बेटर वो क्या हो सकता है कि अगर एक रिवोकेबल मैरिज है ना, तो उसको रिवोक कर सकते हैं उस टाइम पर, जो हस्बैंड है या वाइफ तो वैसे नहीं होता, बट ड्यूरिंग इद्दत हस्बैंड उस मैरिज को रिवोक कर सकता है, रादर देन रिकंसिलिएशन। हम एग्जैक्ट अगर लॉ की वर्डिंग लिखें, रिवोक, रिकंसिलिएशन बात ठीक है। बिल्कुल ठीक है। रिवोक इज द टर्म वी आर लुकिंग। यस, ठीक है। तो पहला हो गया कि गॉट इट अगर सर। रिवोकेबल मैरिज है तो उसको रिवोक कर सके, दूसरा है टू मोर्न द डेथ ऑफ द हस्बैंड, और तीसरा है कि अगर पैटर्निटी मतलब अगर शी इज प्रेग्नेंट टू असर्टेन द पैटर्निटी। ठीक है,
लिख लो इस चीज को, मैं एक मिनट अपनी पेंसिल देख लूँ अगर इतनी देर में चार्ज हो गई है तो, जितनी भी हुई है। हाँ जी, तो अगला हमारा इद्दत ऑब्जेक्ट, सबसे पहला मोन द डेथ, रिवोक, पैटर्निटी। ठीक है, उसके बाद आ गया इसका ड्यूरेशन क्या होगी। तो अगर तो वाइफ इज नॉट प्रेग्नेंट तो मैरिज जो है वो डिसॉल्व कैसे हुई है, डेथ से या डाइवोर्स से। अगर डेथ से हुई है तो कितना है, 4 months 10 days. 4 months and 10 4 days. months 10 days. 4 months and 10 days। और अगर डाइवोर्स से हुई है तो अगेन आगे दो कंडीशंस है। When she's subject to 3 months menstruation 10 days. and not subject to menstruation. लेडी सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन, नॉट सब्जेक्ट। Up इफ शी इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन देन 3 courses, हम्म, otherwise 3 lunar months. बिल्कुल। ये तो था नॉट प्रेग्नेंट के लिए। अगर प्रेग्नेंट है तो, एक मिनट रुकना, आई एम गेटिंग अ इम्पोर्टेंट कॉल, एक मिनट रुक जाओ।